Hi everyone, welcome to India's first video note series YouTube channel. I hope everyone is doing fine. How's the weather? Is everyone enjoying the weather? ओके इस सीरीज में हम कवर करेंगे बेस्ट क्वालिटी के बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है। आप सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, और हाँ, सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोल लीजिए, या आप ऐसा बोल सकते हो कि साइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें रिंग स्ट्रक्चर कुछ फॉर्म होने वाला है। हम डायरेक्ट चेन वाली नहीं बात कर रहे हैं कंपाउंड्स की, कंपाउंड जो रिंग फॉर्मेशन करेंगे या साइक्लिक कंपाउंड्स फॉर्म होंगे। हमें ये पता है कि हमारा जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो आपका क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे रिंग्स बनने वाली हैं। आपकी जो रिंग बनेगी वो डिफरेंट एलिमेंट से बनेगी, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान में याद रखना है कि डिफरेंट एलिमेंट से होनी चाहिए। एटलीस्ट उसमें एक कंपाउंड या एक एटम जो होगा, एलिमेंट जो होगा, वो अलग होगा, डिफरेंट होगा। अब इसमें जैसे आपके कार्बन तो रहेगा ही रहेगा, वहाँ कार्बन के साथ आपका नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। अब जैसे रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ एटम्स आ सकते हैं, वही चीज़ बताई है। कार्बन में आपका नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, या सल्फर आ सकता है। उसी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होगी। हम जो पढ़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, सबसे पहले तो एक चीज़ हमें पढ़नी है स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। दूसरी चीज़ क्लासिफिकेशन क्या है, स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर तो चलो हो जाएगा, क्लासिफिकेशन आपका होगा। देन आपका नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर आ जाएगा इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड चैप्टर में। फिर उसके बाद हम सिंथेसिस एंड रिएक्शंस पे मूव करेंगे वन बाय वन। ओके राइट, सो लेट्स मूव टू द नोट्स पार्ट, कि हमसे कोई भी एक हेडिंग ना छूटे, कोई भी पार्ट ना मिस हो, इसलिए हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। अब जैसे हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आपके साइक्लिक कंपाउंड्स आएंगे, जहाँ पे आपके एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। ये हमें याद रखना है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट है, आपके उस रिंग स्ट्रक्चर में। और 3 रिंग्स अगर बनेगी, उसमें कार्बन एटम तो होगा ही होगा, बट आपके साथ साथ एक हेट्रो एटम भी होगा, और वो हेट्रो एटम आपका नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। अगर देखा जाए एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की बात करें, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपके दोनों हो सकते हैं। किसी में सिंगल रिंग भी हो सकती है, किसी में मल्टीपल फ्यूज रिंग्स भी हो सकती हैं। आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे होंगे, अगर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री इस सेमेस्टर में पढ़ोगे तो बहुत सारी रिंग्स क्या है, मल्टीपल रिंग्स फ्यूज्ड हो जाती हैं। तो इसमें क्या है कि हमें समझना है कैसे हम उनकी नेमिंग कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर हमें पढ़ना है, और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन कैसे होंगे। बेस से उठाकर चलेंगे, बेस के बेस को लेकर चलेंगे तो हमें इजी पड़ेगा समझने में। एप्लीकेशन ये है कि आप फार्मास्यूटिकल में बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका पेनिसिलिन ही ले लो, एंटीवायरल है, एंटी कैंसर एजेंट्स हैं, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जिसमें आपको साइक्लिक रिंग, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स दिख ही जाएंगी। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है जहाँ पे कोई भी क्या, मोस्टली ऐसे कंपाउंड्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग फॉर्मेशन होगी। न्यूक्लिक एसिड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में है, हर्बिसाइड्स, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड्स आपके एग्रोकेमिकल्स में चले गए तो वहाँ भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। तो बहुत जगह हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की एप्लीकेशन आपको देखने को मिल ही जाएगी, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपका पिरिडिन है तो वहाँ 6 मेंबर्ड है, और साथ ही साथ यहाँ नाइट्रोजन एड ऑन है, बेंजीन के साथ एक नाइट्रोजन एटम एलिमेंट ऐड है। पायरोल में 5 मेंबर्ड है, फ्यूरॉन में 5 मेंबर्ड है। तो इस तरीके से हमारे कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जो हेट्रोसाइक्लिक के हमें पढ़ने हैं इस यूनिट में। अब क्लासिफिकेशन अगर की जाए, अगर रिंग का साइज क्या है उसके बेसिस पर आपकी क्लासिफिकेशन अलग हो जाती है। वहीं थोड़ा सा नीचे एक टेबल भी दिया गया है, तो उस टेबल के बेसिस पर भी बहुत इजी हो जाएगा आपको याद करने के लिए। अब जैसे रिंग साइज है, तो आपके रिंग का साइज अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल आप एक छोटा सा बहुत समझिए कि जैसे 3 मेंबर्ड रिंग है आपकी, ठीक है, उसमें आपका एक आ जाता है एज्रिडन, ठीक है। यहाँ ये आ गया। इसमें क्या होगा, ये जो आपकी 3 मेंबर्ड रिंग है इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। फिर आपका ऑक्सीरेन की बात करें
ऑक्सीरेन में आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। फिर थीरेन की बात करें तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, आपका सल्फर ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। अब वही 5 मेंबर्ड की बात करें तो 5 मेंबर्ड में आपका पायरोल जिसमें क्या है, नाइट्रोजन एलिमेंट है। फिर फ्यूरॉन की बात करें, फ्यूरन की तो ऑक्सीजन है। थियोफीन की बात करें तो हमारा क्या है, सल्फर है। इसके बेसिस पर भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। वहीं अगर हम 6 मेंबर्ड रिंग पर पहुंचेंगे, आपका जैसे 6 मेंबर्ड रिंग है तो उसमें जैसे पहले पायरिडिन है या पिरिडिन बोल दीजिए, जो भी आप बोलते हैं, उसमें नाइट्रोजन आ जाएगा। दूसरा आपका पायरिन है, उसमें ऑक्सीजन आ जाएगा, ये ऑक्सीजन है। और थर्ड आपका जो है थायोपायरिन है, थियो बोल दो, थायो बोल दो, थियोपायरिन है, उसमें क्या आ जाएगा, आपका सल्फर ग्रुप आ जाएगा। तो ये बहुत इजी क्लासिफिकेशन है कि अगर रिंग है, बाय रिंग साइज अगर बात करें तो 3 मेंबर्ड में आपका एजरिडिन, ऑक्सीरेन, थीरेन तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। वहीं 5 मेंबर्ड की बात करें, पायरोल, फ्यूरॉन, थायोफीन तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। 6 मेंबर्ड की पिरिन, आपका थियोपायरिन, ये किस में आ जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। वही एलिमेंट्स के बेसिस पर हम इसके क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिंग साइज, ठीक है। अब जैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की अगर हम बात करें, जहाँ पे ये 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम रिंग बना रहे हैं इसके 7 एटम रिंग के, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका एजरिडिन में क्या लग गया, ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर है। तो ये इजी हो जाएगा आपको याद करने के लिए, इसीलिए बोला था कि टेबल है नीचे, उस टेबल के थ्रू आप इजीली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को पढ़ सकते हो। अब सैचुरेशन है, सैचुरेशन में सैचुरेटेड हाइड्रोसाइकिल्स हैं और अनसैचुरेटेड हैं और आपके एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल्स हैं। तो उसमें सैचुरेटेड में सिर्फ आपका एक सिंगल बॉन्ड रहता है, जैसे पाइपरिडिन है। अनसैचुरेटेड में आपके डबल ट्रिपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं अगर आप अपने कंपाउंड को देखोगे। एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल्स में क्या होता है, जैसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो हकिल्स रूल को फॉलो करेगा। हकिल्स रूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होता है, ये चलता है उसका फॉर्मूला। उसी के बेसिस पर वो एरोमेटिक अपने सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम फॉर्म करेगा। अगर नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स की अगर बात करें तो मोनोसाइक्लिक है तो वहाँ पे एक हेट्रो एटम होगा, जैसे पायरोल है वहाँ नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन। मोनोसाइक्लिक विद मल्टीपल हेट्रो एटम्स, मल्टीपल मतलब समझ जाइए कि वहाँ पे एक से ज़्यादा कोई चीज़ है। जैसे अगर इमिडाजोल है, वहाँ नाइट्रोजन ग्रुप या नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट है, तो उसका नंबर इंक्रीज है, 1 नंबर में नहीं है, 2 भी हो सकता है। फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक में जैसे आपका इंडोल है, समझिए कंपाउंड, उसमें बेंजीन और पायरोल क्या है, दोनों एक साथ आ गए। फ्यूज भी तो पढ़ा था हमने कि 2 से अगर एक रिंग है तो आपका एक अगर कहलाएगा, जैसे पायरोल है, अगर वहीं वो फ्यूज हो जाता है तो पायरोल बेंजीन एक साथ मिलके क्या बनाएगा, इंडोल बनाएगा। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन होती है। अब टाइप्स ऑफ हेट्रो एटम्स भी हैं, अब जिनमें नाइट्रोजन रहता है, फॉर एग्जाम्पल आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइकिल्स कंपाउंड जो है उसमें आपका पिरिडिन, इमिडाजोल, इंडोल आ गया। ऑक्सीजन कंटेनिंग में फ्यूरॉन, पायरेन आ गया। सल्फर में थियोफीन, थायाजोल आ गया। मिक्स्ड हेट्रो एटम, मिक्स्ड में क्या होता है, दो से ज़्यादा एटम हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब जैसे थायाजोल है, थायाजोल में आपका सल्फर, नाइट्रोजन एक साथ प्रेजेंट हो गया रिंग में, साइक्लिक रिंग में। अब ऑक्साजोल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक साथ आ गया। तो इस तरीके से बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, हमें नेमिंग करनी है। एक आपको पता है हम IUPAC के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिक वे में चलते हैं, उसी के बेसिस पर हम उसकी नेमिंग करते हैं, उसका नेम मतलब नामकरण करते हैं। एक नॉर्मल सी बात समझिए। अब कॉमन ट्रिवियल मेथड है आपका जो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, जिसको हम सिंपली या वेल नॉन हेट्रोसाइकिल्स भी बोल देते हैं। आपको पता है एजरिडिन है, एजरिडिन में हमने बात की थी कि 3 मेंबर्ड रिंग है जिसमें नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। ऑक्सी की बात करें तो ऑक्सीरेन में आपके 3 मेंबर्ड रिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इस बेसिस पर आपके क्लासिफिकेशन होता है। अब कुछ चीज़ें हैं, सुफिक्स की या प्रीफिक्स की बात करें तो उनमें चेंजेस आते हैं। अब IUPAC के अकॉर्डिंग स्टैंडर्डाइज प्रीफिक्स एंड सुफिक्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स जो पहले आ रहे हैं, हमने ऑक्सीरेन देखा था, तो ऑक्सीजन हेट्रो एटम अगर प्रेजेंट है उसमें तो उसका प्रीफिक्स होगा ऑक्सा। नाइट्रोजन है तो एजा हो सकता है, जैसे एजरिडिन था हमारा। अब सल्फर है, थाया हो सकता है।
थियोफेन है, TH वाला समझ लीजिए। फॉस्फोरस है, फॉस्फा हो सकता है, सेलिनियम है, सेलिना हो सकता है, सिलिका है, सिलिया हो सकता है। तो ये इसके प्रीफिक्स हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल चीज़ें भी होती हैं। हमेशा जैसा लिखा है वैसा कभी कभी 0.1% कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि अरे हमने तो ये पढ़ा था प्रीफिक्स में, ऐसा क्यों नहीं है। हो जाता है कभी कभी, कुछ होते हैं एक्सेप्शनल केस। अब सुफिक्स क्या होता है? सुफिक्स बेस करता है आपके रिंग के साइज पे और सैचुरेशन पे। अगर सैचुरेटेड सुफिक्स है, मतलब सैचुरेटेड है आपका कंपाउंड, तो आयरीन लगेगा। अनसैचुरेटेड है तो आयरीन लगेगा एट द एंड सुफिक्स में। अब इटिडिन है, ईट है, ओलिडिन है, ओल है, एन है, आइन है, तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का है। रिंग साइज अगर 3 होगा तो आयरीन आएगा, 4 होगा इटिडिन आएगा, 5 है ओलिडिन हो जाएगा और 6 है एन हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के। सुफिक्स प्रीफिक्स क्लियर हो गए। अब नेमिंग रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको रिंग का साइज पता करना है। अगर आपके पास ये रिंग दे दी गई है तो आप सबसे पहले इसका साइज बताओगे। मतलब ये 5 मेंबर्ड रिंग है हमारी, हमने देख लिया, सैचुरेशन चेक कर लिया। फिर उसके बाद आप इसको एक प्रीफिक्स असाइन करोगे कि इसका प्रीफिक्स क्या होगा। प्रीफिक्स क्या होगा इसका? आप पोजीशन देखोगे अपने हेटेरो एटम्स की, उसके बेसिस पर इमिडाजोल है या क्या है, उसके बेसिस पर ही आप उसको चूज करोगे। फिर आप एक अप्रोप्रिएट वो भी देखोगे सुफिक्स। फिर इसमें क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर बहुत बहुत डिफरेंट भी हो जाता है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे हेट्रो एलिमेंट्स लग सकते हैं, आपके एटम्स भी आ सकते हैं, साथ ही साथ साइक्लिक चीज़ें भी हो सकती हैं, इसीलिए थोड़ा नॉमेनक्लेचर में इधर उधर हो सकता है। आपको रिंग जो नंबर है रिंग की, उससे हेट्रो एटम में जो लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट होता है, सबसे छोटा, उसके बेसिस पर हम उसको नेम करते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस ऐसे हैं जिसमें प्रिंसिपल रिंग को कंसिडर करके फ्यूजन नॉमेनक्लेचर को यूज करके आप उसको अटैच्ड के बेसिस पर, फॉर अटैच्ड रिंग्स के बेसिस पर आप उसको नेम करते हो। इमिडाजोल है, हमें पता है 5 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग्स है जिसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स है, एक तो फर्स्ट पोजीशन पे, एक थर्ड पोजीशन पे। तो कॉमन एंड IUPAC नेम, एक्सेप्टेड नेम है इसका, क्या नेम है? इमिडाजोल नेम है। मॉर्फिलिन है, उसमें 6 मेंबर्ड है, यहाँ पे आपने देखा, जिसमें एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, तो IUPAC में एक ऑक्सा 4 एजा साइक्लोहेक्सेन है। तो कॉमन नेम क्या होगा? देखो, IUPAC नेम अलग हो सकता है, कॉमन नेम अलग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम उसमें क्या बता रहे हैं, जैसे 1 3 आप नाइट्रो अगर लगाएं, ठीक है, एजरी, तो वो अलग चला जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 ऑक्सा 4 एजा लग गया। 4 आपका एजा किस लिए है? नाइट्रोजन की वजह से है, ऑक्सा आपका ऑक्सीजन की वजह से है। अब इंडोल है, इंडोल में हमें बेंजीन और पायरोल का फ्यूजन देखने को मिलता है कि 2 रिंग्स जो हैं आपस में फ्यूज रहती हैं। IUPAC में इसका हाइड्रोजन है 1H यहाँ पे, तो इसको हम 1 इंडोल बोल देंगे IUPAC नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे पायरोल है, अब हमें केमिकल सिंथेसिस और रिएक्शंस पढ़नी है, ठीक है, सिंथेसिस भी पढ़नी है, रिएक्शंस भी पढ़नी है, जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में। जैसे पायरोल है, पायरोल की सिंथेसिस आ जाएगी, रिएक्शन आ सकती है, आपकी फ्यूरान की आ सकती है, डिपेंड करता है, ठीक है। ये इसीलिए ये क्या है आपके इम्पॉर्टेंट है। अब केमिकल स्ट्रक्चर हमें पता चल गया, 4 कार्बन 5 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन लगने वाला है, तो इसका मतलब हमारी एक 5 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या होता है, हमें पता है एट द एंड यहाँ पे कार्बन्स अटैच्ड है, ठीक है, कार्बन्स हर जगह अटैच है। अब इसमें हमें फुलफिल करने के लिए यहाँ H आएगा, हाइड्रोजन लगेगा। ये सब साइलेंट होती हैं चीज़ें, ठीक है। आपने ऊपर देखा होगा पायरोल में नहीं होगा अटैच, बट ऐसे अगर खोल के लिखा जाए तो इस तरीके से उसमें अटैच हो जाते हैं। यहाँ कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ जाएगा और यहाँ आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। इस तरीके से आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, पायरोल की फॉर्मेशन होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कलरलेस रहता है, पेल येलो कलर का, ऑर्डर माइल्ड या प्लेजेंट हो सकती है उसकी, बॉइलिंग पॉइंट 130 डिग्री सेल्सियस रहता है आप इसमें पायरोल का, मेल्टिंग पॉइंट -23 डिग्री सेल्सियस। सॉल्युबिलिटी पे ये इजीली सॉल्युबल है अल्कोहल और ईथर में, बट वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल रहता है। डेंसिटी 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। अब मेडिसिनल पर्पस के हिसाब से देखें तो पायरोल रिंग का कोर स्ट्रक्चर है,
ठीक है, कोर स्ट्रक्चर है बहुत सारे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में। ऐसा नहीं है कि वो पायरोल एक अकेला काम कर रहा है, पायरोल फ्यूज भी हो सकता है बहुत सारी जगह, जैसे एंटीबायोटिक्स में जा सकता है, एंटी इन्फ्लेमेटोरी एजेंट्स में भी हो सकता है वो आपका पायरोल रिंग, वहाँ भी एज अ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहेगा कोर स्ट्रक्चर की तरह। ठीक है, जैसे पायरोल रिंग है वहाँ पे, और साथ ही साथ और फ्यूज रिंग भी हो सकते हैं, या एटम्स उसके साथ एलिमेंट्स कंपाउंड अटैच हो सकते हैं। ठीक है, ये मेडिसिनल पर्पसेस हैं जिसमें आपको पायरोल देखने को मिलेगा। पायरोल की सिंथेसिस और रिएक्शंस क्या है, जैसे हैंस पायरोल सिंथेसिस है, कुछ रिएजेंट्स हैं जैसे बीटा कीटो एस्टर है आपका, अमोनिया, प्राइमरी अमीन, 3 बाइकार्बोनिल कंपाउंड। सो इसमें क्या होता है, जैसे आपका बीटो कीटो एस्टर है तो वो जैसे ब्रोमो के कंपाउंड के साथ मिला अमोनिया के साथ, और इसने क्या बनाया, एक सब्स्टिट्यूट किया पायरोल को। ठीक है, ये हेंस पायरोल सिंथेसिस है। आपकी नॉर पायरोल सिंथेसिस में आपका जो बीटा वो अल्फा अमाइनो कीटोन है और आपका बीटा कीटो एस्टर है, इन दोनों का यहाँ पे कंडेंसेशन साइक्लाइजेशन होगा, साथ ही साथ हाइड्रेशन भी होगा। मैकेनिज्म के बेसिस पर दोनों चीज़ें हो रही हैं डिहाइड्रेशन के साथ, तो क्या होगा, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा आपका पायरोल, मतलब डिहाइड्रेशन में H2O रिमूव हो रहा है कंडेंसेशन साइक्लेशन के साथ साथ। अब पैल नॉर सिंथेसिस में क्या होता है, जब भी कभी आपके दो रीजन जैसे 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड और अमोनिया हो सकता है, कोई प्राइमरी अमाइन हो सकता है, अगर ये दोनों साथ में आते हैं तो आपके पायरोल के साथ वाटर भी निकालेंगे, मतलब पानी भी आएगा वहाँ, सॉरी नॉट पानी, H2O2 भी आएगा। ठीक है, अब फ्यूरॉन और थायोफीन डेरिवेटिव्स के थ्रू भी वहाँ पे अगर रीअरेंजमेंट किया जाए तो उन पायरोल मिल सकता है, बट इंडस्ट्रियल बेसिस पर बात करें, इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें थोड़ी कम यूज़ होती हैं। वो सोचते हैं डायरेक्ट मेथड किया जाए, क्यों फालतू का इतना ज़्यादा फैलाया जाए डेरिवेटिव्स निकाल के। अब रिएक्शंस में क्या होता है, हमें ये पता है कि हमारा जो पायरोल है वो हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पायरोल हाईली रिएक्टिव है, जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है वो हो गई, स्पेशली आपकी सेकेंड पोजीशन जो अल्फा पोजीशन है उस पर। अब जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसमें हैलोजनेशन है, आपका पायरोल ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ एड ऑन हुआ, एड ऑन होने के बाद उसमें 2 ब्रोमो पायरोल या 2 क्लोरो पायरोल फॉर्मेशन हो गया, ये हैलोजनेशन, हैलोजन का एडिशन हो गया है। ठीक है, हैलोजनेशन मीन्स हैलोजन का एडिशन, और सेंसिटिव है, थोड़ी माइल्ड कंडीशन में भी इसकी देखना पड़ता है। नाइट्रेशन में हार्श कंडीशन है क्योंकि उससे थोड़ा सा पॉलीमराइजेशन का होता है। सल्फोनेशन में थोड़ा सा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो क्या देगा, आपका सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव। मतलब अगर आपका पायरोल किसी के साथ रिएक्ट करता है किसी भी कंपाउंड के साथ, तो एट द एंड वो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है, रिएक्ट करने के बाद, तो वही रिएक्शंस में है। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन में डायरेक्ट आपका जो क्या है, आपका फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन थोड़ी सी डिफिकल्ट है क्योंकि पॉलीमराइजेशन होता है वहाँ पे, जो आपका एन प्रोटेक्टेड पायरोल है वो उसको यूज़ किया जाता है पायरोल के बदले। ठीक है, जैसे टॉसिल पायरोल है उसको यूज़ कर लेंगे। रिडक्शन में क्या होगा, आपका पायरोल जो है वो हाइड्रोजनेट करके पायरोलिडिन में फॉर्म हो जाएगा, मतलब आपका पायरोल रिड्यूस होके पायरोलिडिन फॉर्म कर रहा है। लिथिएशन है अल्फा पोजीशन का, अगर यूज़ करके हम एन विलाय कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन में पायरोल थोड़ा सेंसिटिव है ऑक्सीडेशन के, तो वहाँ पे कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा कुछ मटेरियल्स के साथ, तो आपका पॉलीमेरिक मटेरियल बन सकता है या पायरोलिनॉन्स बन सकते हैं। तो अगर आपका पायरोल रिएक्ट करता है किसी भी उसमें, जैसे रिडक्शन हुआ, हैलोजनेशन हुआ, मेटलेशन है, ऑक्सीडेशन है, तो उसमें क्या होगा, पायरोल अपने उससे चेंज होके कुछ अदर कंपाउंड फॉर्म करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्यूरॉन है। फ्यूरॉन में जैसे आपके केमिकल कंपाउंड है ऑक्सीजन। ठीक है, फ्यूरॉन में हमें पता था पायरोल में नाइट्रोजन ग्रुप है, फ्यूरॉन में हमारा ऑक्सीजन ग्रुप है। ठीक है, अब इसमें आपका ये भी फॉर्म कर रहा है आपका 5 मेंबर्ड रिंग है। ऑक्सीजन आपकी यहाँ फर्स्ट पोजीशन मान लीजिए। अब इसमें प्रॉपर्टी कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड है, ऑर्डर ईथर लाइक रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट 31.4 डिग्री सेल्सियस -85.6 डिग्री सेल्सियस। सॉल्युबल है ईथर अल्कोहल में, बट पार्शियली सॉल्युबल है आपके वाटर में। डेंसिटी की बात करें तो 0.936 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेडिसिनल पर्पस में हम एंटी फंगल
एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स में एज अ फ्यूरॉन हमारा डेरिवेटिव की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंटी कैंसर एजेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन एंटीबायोटिक है, फ्यूरिसिमाइड आपका डायूरेटिक्स है, उसमें हम फ्यूरॉन को एज अ डेरिवेटिव, फ्यूरॉन डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं। कुछ फ्लेवर फ्रेग्रेंसेस के टाइम पे भी यूज़ करते हैं, बट तो ये उसके मेडिसिनल यूजेस हैं। अब सिंथेसिस एंड रिएक्शन की बात करते हैं कि फ्यूरॉन का कैसे सिंथेसाइज किया जा सकता है। आपका 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, अगर वो किसी भी एसिड कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, एसिड कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है, तो क्या बनाएगा, फ्यूरॉन बनाएगा विद 2H2O, राइट। अब कॉमन मेथड हमारा ये होता है किसी भी लाइक फ्यूरॉन के सिंथेसिस के लिए उसको सब्सटीट्यूट किया जाए, उसको सब्सटीट्यूशन लीड ऑन हो। जैसे फीस बाइनरी सिंथेसिस है तो वहाँ पे अल्फा हेलोकीटोन आया, बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, फिर आपका बेस है, वो क्या करेगा, वो दोनों साथ में आके, ये सब रिएजेंट साथ में मिलके साइक्लाइजेशन प्रोसेस के थ्रू एक सब्सटीट्यूटेड फ्यूरॉन की फॉर्मेशन करेंगे। अब फ्यूरफोरॉल या फ्यूरफराइल अल्कोहल है जो बायोमास से हमारे पास आया है, तो वो डीकार्बोनाइलेशन और हाइड्रोडीऑक्सीजनेशन की हेल्प से किसको फॉर्म करते हैं, फ्यूरॉन फॉर्म करते हैं, ठीक है। इन अल्कोहल को डीकार्बोनाइलेशन या हाइड्रोडीऑक्सीजनेशन से क्या फॉर्म करेंगे, फ्यूरॉन। इंडस्ट्रियल सिंथेसिस में पेंटोसिस है, फॉर एग्जांपल आपका जाइलोज है, तो डिहाइड्रेशन के थ्रू वहाँ डिहाइड्राइज किया जाएगा, वाटर का रिमूवल करेंगे, H2O2 को रिमूव करेंगे तो आपका फ्यूफ्यूरल बनेगा। फ्यूफ्यूरल के बाद वहाँ पे डीकार्बोनाइलेशन होगा, क्योंकि वही जो ऊपर फॉर्मेशन हुआ था वही होने के बाद आपका एट द एंड आपको क्या बनेगा, फ्यूरॉन मिल जाएगा, ठीक है। अब रिएक्शंस की बात करें, हमारा हाईली रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह से, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करेगा जिसमें सेम हेलोजनेशन होगा, नाइट्रेशन होगा, सल्फोनेशन। हेलोजनेशन में किसी भी हेलोजन के साथ वो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आपका 2 हेलोफ्यूरॉन, मतलब अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया तो 2 ब्रोमोफ्यूरॉन बनाएगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा तो 2 क्लोरोफ्यूरॉन बनाएगा। अब इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है, जब ये रिएक्शन हो रही हो तो वहाँ पे टेम्परेचर कम रहे, साथ ही साथ कोई और कंपाउंड भी वहाँ प्रेजेंट हो सकता है। ओवर रिएक्शन हुआ या पॉलीमराइजेशन है, वो चीज़ें कॉमन है। अगर फ्यूरॉन और हेलोजन की एक साथ अगर एडिशन हुआ, रिएक्ट किया, तो एट द एंड अगर अनकंट्रोल्ड हुआ तो ओवर रिएक्शन ज़्यादा हो सकती है, कुछ और फॉर्म हो सकता है, या पॉलीमराइजेशन भी हेलोजनेशन के टाइम पे हो सकता है। तो इसीलिए कुछ कंडीशन कुछ हमें रिक्वायर्ड है, साथ ही साथ उसकी जो रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड में ही होनी चाहिए। नाइट्रेशन में माइल्ड नाइट्रेशन एजेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, 2 नाइट्रोफ्यूरॉन देता है नाइट्रेशन में। सल्फोनेशन में सल्फोनेशन होता तो नहीं है क्योंकि इनस्टेबल है, स्टेबिलिटी का इशू आ जाता है, तो उसको अवॉइड किया जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन थोड़ा रेयर है, नहीं होता क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक को फेवर कर जाता है। आपका एरोमेटिक रिंग हमें पता है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो क्या करेगा, एट द एंड जाके न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोफिलिक अटैक को ही फेवर करेगा, तो बेटर है उसको ना किया जाए। रेयरली है तो रेयर को रेयर में ही छोड़ दिया जाए। डाइलसेल्डर रिएक्शन में एज अ फ्यूरॉन एक्ट करेगा डाइन की तरह से। अगर रिएक्ट किया आपका डाइनियोफाइल से, जैसे मैलिक एनहाइड्राइड है, उसने उसके साथ रिएक्ट किया तो एक ब्रिज एडक्ट्स बना सकता है, ठीक है, जैसे साइक्लोहेक्सीन डेरिवेटिव्स हैं, वो फॉर्मेशन हो सकती है। फिर आपका रिडक्शन, अगर कैटालिटिक रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन हुआ तो वहाँ पे आपका फ्यूरॉन का फॉर्मेशन क्या होगा, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन की फॉर्मेशन हो सकती है, जो एक इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट है हमारा, ठीक है। रिडक्शन होने के बाद भी कुछ अच्छी चीज़ ही बना रहा है। फिर ऑक्सीडेशन में वो रिएक्ट करेगा एक पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ, जो है पोटेशियम पर KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, तो क्या फॉर्म होगा, मैलिक एसिड डेरिवेटिव फॉर्म होगा उसके बाद जब भी ऑक्सीडेशन हुआ। ये सेंसिटिव है आपका परऑक्साइड या सिंगलेट ऑक्सीजन के, तो वहाँ पे एक आपका क्या होगा, रिंग क्लीवेज होगा। तो ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया, आपकी फ्यूरॉन की रिएक्शन थी, सिंथेसिस हो गया। अब थियोफीन है, थियोफीन में हमें पता है पायरोल में नाइट्रोजन था, फ्यूरन में ऑक्सीजन था। थायो की बात की तो यहाँ क्या होगा, सल्फर होगा, तो आपकी इस पोजीशन पे क्या लगा होगा, सल्फर फॉर्मेशन होगा। 3 कंपाउंड्स आपके, ये मुझे तो ऐसा लगता है, आई फील अभी तक ये प्रॉपर पक्के हो गए होंगे कि हाँ, लाइक पायरोल में नाइट्रोजन एड ऑन होगा इस पोजीशन पे NH, देन आपका क्या फॉर्म होगा,
फ्यूरान में ऑक्सीजन इस पोजीशन पे आएगा, थियोफीन में यहाँ सल्फर आ गया आपका। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अपीयरेंस कलरलेस टू पेल हो सकता है, बेंजीन लाइक ऑर्डर है, 84 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट -38 डिग्री सेल्सियस, सॉल्युबल किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई कंपाउंड आपका किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी सॉल्युबिलिटी पुअर हो जाती है वाटर में। डेंसिटी 1.05 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। थायोफीन हमारा बायो एस्टर है जो बेंजीन को मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, वहाँ एंटी इन्फ्लेमेटोरी, एंटी साइकोटिक, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स में थायोफीन को यूज़ करते हैं। अब इसका सिंथेसिस एंड रिएक्शन किस तरीके से होगी? अगर थायोफीन है आपका कोई भी रिएजेंट है, अब दो रिएजेंट को कंबाइन करके, जैसे आपका 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड को आप फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हो, इन दोनों की रिएक्शन एड ऑन करते हो, तो आपको क्या मिलेगा? थायोफीन, और साथ ही साथ एक आपको बाई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अब फिजिलमैन थायोफीन सिंथेसिस है, अब उसमें आपका अल्फा हेलो कीटोन एल्काइल थायोग्लाइकोलेट के साथ अगर फॉर्म करेगा तो एट द एंड आपका थायोफीन फॉर्म हो जाएगा, राइट। अब साइक्लाइजेशन होगा, क्योंकि सल्फर है यहाँ पे, सल्फर के टाइम पे, ठीक है, सल्फर इनकॉर्पोरेट हो रहा है तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। गिवल्ड रिएक्शंस में अल्फा आपका साइनोएस्टर है, कीटोन एल्डिहाइड है, तो जब इनको ऐड ऑन किया जाएगा, सल्फर और बेस को सबको ऐड ऑन करने के बाद आपके पास एक थायोफीन का डेरिवेटिव फॉर्म होगा। अब यूज टू फॉर्म 2 अमाइनो थायोफीन, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? 2 अमाइनो थायोफीन। इंडस्ट्रियल सिंथेसिस की अगर बात करें तो ब्यूटीन और सल्फर इनको मिक्स करके, ठीक है, इनको साथ में लाकर ब्यूटेन हो सकता है, ब्यूटीन हो सकता है, उसको सल्फर के साथ कंबाइन करके एक हाई टेम्परेचर पे डीहाइड्रोजनेशन और साइक्लाइजेशन को फॉलो करते हुए थायोफीन की फॉर्मेशन होगी, सल्फ्यूरिक एसिड निकलेगा, साथ ही साथ एक बाई प्रोडक्ट भी आएगा आपके इंडस्ट्रियल सिंथेसिस में। अब रिएक्शंस में, अब यहाँ भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आपका एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, और जैसे सेकंड पोजीशन है उस पर हेलोजनेशन होगा। हेलोजनेशन में आपका जैसे ब्रोमोक्लोरो है तो वो 2 हेलोथायोफीन देंगे, मतलब 2 क्लोरोथायोफीन 2 ब्रोमोथायोफीन कुछ माइल्ड कंडीशन में। अब साथ ही साथ इसमें रिएक्शन आगे भी ज़्यादा जल्दी होती है बेंजीन से ज़्यादा, अगर आप कंपेयर करोगे उसको बेंजीन से तो थोड़ी फास्टर रिएक्शन है। नाइट्रेशन में वो बेंजीन की लाइक माइल्डर कंडीशन है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए देन बेंजीन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो वो थोड़ा सा अलग चलेगा, क्योंकि हमें वहाँ पे पॉलीमराइजेशन नहीं होने देना। सल्फोनेशन में आपका सल्फोनेशन होगा तो थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। फ्रिडल क्राफ्ट में ज़्यादा फीजिबल है, ज़्यादा ईजी है, पायरोल के हिसाब से आपका मिड लेविस एसिड चाहिए, उसके थ्रू वो बन जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। मेटलेशन में लिथाइलेशन है, सेकेंड पोजीशन पे यूज़ करेंगे NBUI, स्पेशली जब सब्स्टिट्यूट करते हैं। रिडक्शन में हाइड्रोजनेट करके उसको हाइड्रोजनेटेड के बाद टेट्रा हाइड्रोथायोफीन फॉर्म करेंगे। ऑक्सीडेशन में आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड या MCPBA को लीड ऑन करके थायोफीन 1 ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट है हमारा एरोमेटिसिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द पाई सिस्टम। आपके 3 कंपाउंड हमने पढ़े, 3 कंपाउंड हमने पायरोल, फ्यूरॉन, थायोफीन पढ़ा, तीनों ही आपके एरोमेटिक हैं, क्योंकि उसमें एक तो 5 मेंबर्ड रिंग है, 4 कार्बन आटम है, 4 कार्बन आटम आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें आपका 1 हेट्रो एटम्स है हर तीनों में, एक में नाइट्रोजन था, एक में ऑक्सीजन था, एक में सल्फर था, जिनका काम था कि एक लोन पेयर को डोनेट कर देना पाई सिस्टम में। उन्होंने क्या किया, लोन पेयर लिए, लोन पेयर को क्या किया, डोनेट किया पाई सिस्टम में, जिसमें 2 मोर या 2 ज़्यादा, मतलब जो 2 और पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। तो टोटल कितने हुए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले ही थे, फिर लोन पेयर को उन्होंने पाई सिस्टम में डोनेट कर दिया, पाई सिस्टम में डोनेट करा 2 मोर इलेक्ट्रॉन को, तो 2 जाके ऐड ऑन हो गए, तो वहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जिसने हकल्स रूल को सेटिस्फाई किया। हकल्स रूल में अगर आपका N 1 है तो 4 1
1 4 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, उसने सेटिस्फाई कर दिया हक्कल्स रूल को और आपका यही एरोमेटिसिटी का सिस्टम फॉलो हो गया। अब कंपेयर करोगे थायोफीन में सल्फर है, सल्फर का जो लोन पेयर डीलोकलाइजेशन हुआ था वहाँ साइज ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ज़्यादा ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा था। पायरोल में लोन पेयर आपका पाई सिस्टम में आया जिसमें मॉडरेट ओवरलैप हुआ। ऑक्सीजन फ्यूरान की टाइम पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा था तो वहाँ पे एरोमेटिसिटी बता रहे हैं, मतलब कितना एरोमेटिक स्टेबिलिटी है, रिलेटिवली अगर देखा जाए ज़्यादा एरोमेटिक है, मॉडरेट है, यहाँ लीस्ट एरोमेटिक है। अब क्यों? ऑक्सीजन जो फ्यूरन में है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ज़्यादा शेयर करता है, रिलेक्टेंट है टू शेयर लोन पेयर। अब लोन पेयर को शेयर कर रहा है, अब वहाँ पे वो वीकर डीलोकलाइजेशन हुआ। आपका नाइट्रोजन में अगर आप उसको कंपेयर करोगे ऑक्सीजन से तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है और वहाँ पे डीलोकलाइजेशन ज़्यादा अच्छे से हो पाया नाइट्रोजन में। अब सल्फर है, सल्फर थोड़ा ज़्यादा लार्जर था, सल्फर बड़ा भी है, लेस नेगेटिव भी है, तो ओवरलैप भी कर पाता है पाई सिस्टम के हिसाब से अपने साइज को। तो हम अगर एरोमेटिक स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग इन द ऑर्डर, मतलब अगर देखा जाए स्टेबिलिटी कैसे डिक्रीज हो रही है ऑर्डर के हिसाब से, तो थायोफीन, देन आपका पायरोल, देन फ्यूरान आ गया। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टिविटी में जो रिएक्टिविटी रहती है वो किसकी तरफ रहती है? ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। रिएक्टिविटी डिपेंड करती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है, जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन रिच रिंग होगा वो उतना ज़्यादा इजीली रिएक्ट कर पाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब जैसे चार्ट में है, ये हमारा टेबल है, पायरोल है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है। मॉडरेट है फ्यूरान की तो इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी देता है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के टाइम पर। अब थियोफीन की लोएस्ट है, बट अगर बेंजीन से आप कंपेयर करो फिर भी थियोफीन की बेंजीन से ज़्यादा है। हमारा जो है रिएक्टिविटी वो कम रिएक्टिव है। अब अगर आप तीनों में कंपेयर करो, पायरोल, फ्यूरान और थायोफीन में कंपेयर करो तो इसकी रिएक्टिविटी फिर भी कम है। अब प्रेफर्ड पोजीशन ऑफ अटैक क्या रहती है? अटैक की पोजीशन वो रहती है पोजीशन 2 अल्फा, यही पोजीशन में तीनों में अटैक होता है। अब क्यों? अब ये वाई भी होना चाहिए समझ में। जो पायरोल्स का नाइट्रोजन है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, तो डेंसिटी स्ट्रॉन्ग होती है। अब डेंसिटी स्ट्रॉन्ग हुई तो रिंग आपका ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक हुआ। फ्यूरॉन में ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुई तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका न्यूक्लियोफिलिक हुआ। थियोफिन थोड़ा सा हमारा स्टेबल है, एरोमेटिक है, तो वो ज़्यादा मतलब जल्दबाजी नहीं करता, ज़्यादा तेज़ी में नहीं रहता कि हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, तो थोड़ा सा कम ईगर है कि सब्स्टिट्यूशन हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, ऐसे वाला हिसाब है थियोफीन का। फिर भी अगर हम देखें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर तो क्या रहेगा? पहले पायरोल है, फिर फ्यूरान है, फिर थायोफीन है। लेकिन अगर आप फिर भी इसे बेंजीन को, इन तीन कंपाउंड्स को अगर आप बेंजीन से कंपेयर करोगे ना, तो बेंजीन से कंपैरिजन के टाइम पे ये कम, थोड़ा उनसे ज़्यादा रिएक्टिव है। बेंजीन हमारी फिर भी बहुत कम रिएक्टिव है अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखें। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।